हेलो एवरीवन, हम चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जिसमें आज का टॉपिक है मैं लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। यानी कि हम अलग अलग रीजन के हिसाब से वर्ल्ड के अलग अलग रीजन को हम बहुत अच्छी डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। अमेज़न का बेसिन एक्चुअल में है कहाँ, पहले वो मैप में देख लेते हैं ताकि एग्जैक्ट क्लियर हो पिक्चर कि हम किस वर्ल्ड के किस पार्ट की बात कर रहे हैं। देखिए ये मैप आपके वर्ड टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, बुक में दिया, आप उसको खोल के देख सकते हैं। अदरवाइज अपना एटलस ओपन करके बैठा करिए ज्योग्राफी क्लास में। ये आपका साउथ अमेरिका का क्या है, अमेज़न बेसिन है ये वाला, जहाँ पे अमेज़न रिवर है। ये कहाँ है, 0 डिग्री है, जस्ट इसके 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री जो इक्वेटर है वो आपके मिड से यहाँ पास हो रहा है। ठीक है, ये आपका ये मिड जा रहा है, ये पूरा एरिया जो है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, अभी देखा ना आपने, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, सो इट इज रेफर्ड टू एज इक्वेटोरियल रीजन। क्यों कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि ये आपका जस्ट इन बिटवीन टू है, यानी कि 10 ऊपर नॉर्थ भी नहीं क्लियर कर रहा है, बहुत ज्यादा टच नहीं कर रहा है, बट 0 से लेकर 10 और 0 से लेकर 10 यानी कि नॉर्थ और आपका साउथ के बीच में 10 to 10, यानी कि नॉर्थ साउथ से लेकर के नॉर्थ तक के बीच में ही है आपका। यानी कि इसी वजह से क्या कहलाता है, बेसिकली ये कहलाता है इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि इक्वेटर को ही टच कर रहा है। एग्जैक्ट उसका लोकेशन आपने देख लिया। द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन, अमेज़न जो आपका रिवर है वो बीच में से ही पास होती है, दैट्स वाई पूरा एरिया क्या कहलाता है, अमेज़न बेसिन कहलाता है। द रिवर अमेज़न फ्लो थ्रू दिस रीजन, नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ये कहाँ से निकल रही है आपकी ये पूरा आपका क्या है, ये आपका निकल रही है और जाकर के कहाँ जा रही है, अटलांटिक में जाकर के आपकी माउथ है इसका। ठीक है, ये पूरा यहाँ से निकल के जा कहाँ रही, जाके मिल कहाँ रही है, अटलांटिक में मिल रही, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इसका फ्लो है। ठीक, द प्लेस वेयर रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ, क्योंकि जैसे जब आपका जहां से निकलती है वो क्या कहलाती है और जहां से मिलती है ओशियन में या फिर दूसरी वाटर बॉडी मिलती है, ये आपका क्या कहला रहा है, ये आपका माउथ कहला रहा है। बहुत ध्यान से ही पता होना चाहिए आपको, हमेशा याद रखिएगा ज्योग्राफी में जब भी आप मैप पढ़ेंगे या रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर, जहां से निकलती है वो सोर्स कहलाता है। यानी कि इस एरिया से अगर निकल रही है कोई रिवर, यहाँ से माउंटेन एरिया है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है रिवर, तो ये क्या कहलाता है, ये सोर्स कहलाता है। ये अपने अलग अलग एरिया में जाके बहते 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 यहाँ आकर के मिल रही है दूसरे ओशियन में या फिर आपके सी में आके मिल रही है। दिस वन यहाँ मिलती है आके, दैट वन इज कॉल्ड आपका माउथ। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, जहां से निकल रही सोर्स और जहां जाके मिलती है दूसरे वाटर बॉडी में जाकर के, चाहे वो आपका सी है, चाहे ओशियन हो, चाहे लेक हो, वो क्या कहलाएगी, वो माउथ कहलाएगी, जहां पे जाके मिलती है। ठीक है, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन, क्योंकि आपका अमेज़न का क्या रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम में क्या अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आकर के देखिए सब मिल रही है। ये बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए इसको, तो आपको कोई भी अगर रिवर सिस्टम होगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये मेन आपका आ गया, ठीक है, ये मेन आ गई है और इसमें सब आके ट्रिब्यूटरीज अलग अलग आकर के मिल रही हैं इसमें। ठीक है, और ये सब मिल रही है आकर के, तो ये पूरा जो एरिया है क्या कहला रहा है, इसलिए अमेज़न बेसिन कहला रहा है, क्योंकि आके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आकर के इसका जो एरिया है वो बढ़ा रहा है। द नीवर बेसिन ड्रेन्स portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela। अब ये जो रिवर है किस जगह से जाके पास ऑन हो रही है, जिस एरिया से पास ऑन होगी ऑब्वियस बात है उसको फर्टाइल कर रहे हैं। कहाँ नहीं, रिवर बेसिन ड्रेन कर रही है आपकी पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। ये सब एरिया आपका पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, पैराग्वे, ये सब क्या है, ये आपका ये वाला पेरू चला गया, इक्वेटर चला गया, ठीक है, ब्राज़ील में मैक्सिमम चला गया, ये सब एरिया कोलंबिया और वेनेजुएला, ये थोड़े थोड़े पोर्शन है। ये सब क्या है, ये इस एरिया को ड्रेन कर रही हैं, यानी कि इस एरिया से बह रही हैं। Now, when Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts। क्योंकि जब स्पेनिश ने एक्सप्लोर किया था अमेज़न बेसिन को, अमेज़न को, रिवर को, तब क्या हुआ था, तब वहां पे जो ट्राइब रहते थे, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में बेसिकली ट्राइब रहते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया का हो। जब एक स्टार्टिंग हुई थी यानी कि एक्सप्लोर हुआ था ये एरिया, तब उस टाइम पे बेसिकली इस एरिया में, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो चुका है, अभी भी वहाँ डेंस जंगल पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है फॉरेस्ट एरिया है, बट अभी भी वहाँ
फॉरेस्ट एरिया में आपको ट्राइब्स मिलेंगे, बट जब स्टार्ट हुआ था, एक्सप्लोर हुआ था अमेजोन रिवर, उस टाइम पे तो और ज्यादा था, वहां पे जनरल पब्लिक का जाना भी बहुत मुश्किल था। स्पेनिश वहां गए तो वहां पे हेड गियर के साथ आपको जो है ना वो जो पत्तियों के स्कर्ट बने हुए वैसी जो है ड्रेस में आपको जो ट्राइब्स थे वो मिले थे। और बेसिकली जैसे दिखता है ना आपके मूवीज वगैरह में देखने के ट्राइबल्स जो है ना अपने अपने फॉरेस्ट एरिया में कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, वो सब चीजें अभी भी इवन आप अगर अमेजोन बेसिन का देखना चाहेंगे तो गूगल पे जाके देख सकते हैं कि ऐसे ट्राइब्स वहां पे अभी भी हैं। These people reminded them of the fierce types of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons. इसी वजह से उनका नाम अमेजोन पड़ा। ठीक, ट्रिब्यूटरीज का क्लियर हो गया ना। These are small rivers that join the main river. The main river along with all its tributaries that drain an area forms a river basin or the catchment area. The Amazon basin is the largest river basin in the world. ये जो अमेजोन बेसिन है, जो आपका एरिया पूरा जो अपनी अमेजोन मेन रिवर है आपकी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है रिवर बेसिन। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये देख सकते हैं अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका। चलिए अब यहाँ का क्लाइमेट देख लेते हैं, कैसा क्लाइमेट है। अमेजोन को हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से इस रीजन को हम पढ़ेंगे। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, कैसा रेन फॉरेस्ट है, सब चीज पता हो जाना चाहिए। एज यू नो the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपका सन रेजेस पड़ रही हैं, यानी कि सालों साल क्या है गर्मी पड़ती है और सालों साल यहाँ बारिश होती है, इसीलिए ये एरिया क्या डेंस फॉरेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सालों साल गर्मी पड़ रही, बारिश भी हो रही, यानी कि फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बहुत अच्छे से पनपता है, इसीलिए डेंस फॉरेस्ट होता है। और इसीलिए यहाँ पर जंगलों में एंटर करना जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही मुश्किल है। ट्राइब्स रहते हैं वो उनके लिए क्यों, क्योंकि उनका हैबिटेट है, वो वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं बॉर्न हुए हैं, वहीं पे रहते हैं, तो उनको पता है कि कहाँ से क्या कैसे मूव करना है, कैसे वहां सर्वाइव करना, उनके लिए पॉसिबल है। बट अगर इन जनरल हम और आप जाएंगे ना तो जंगलों में खो ही जाएंगे और कोई ना कोई एनिमल अटैक कर लेगा। वहां बहुत ही खतरनाक डेंजरस एनिमल्स भी होते हैं। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। वहां पे टेम्परेचर क्योंकि डायरेक्ट आपने देखा ना 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, यानी कि इक्वेटर के बीच बिल्कुल पास का एरिया है, तो हमेशा ही गर्मी रहती है। और वहां पे चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि रात के टाइम ठंडक हो जाए, नहीं, गर्मी ही पड़ेगी। और हमेशा ह्यूमिड रहता है, यानी कि हमेशा पानी की वजह से बारिश होती रहती है, तो इस वजह से बहुत मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा वहां मिलता है। द स्किन फील्स स्टिकी, इसी वजह से जब अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में भी अलग अलग पार्ट में क्या होता है कि अलग अलग एटमॉस्फेयर है, यानी क्लाइमेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो लोग नॉर्थ में रहते हैं जहाँ पे बेसिकली जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जब, तो बहुत स्टिकी सी स्किन हो जाती है द सेम। और वहाँ पे क्या सालों साल ऐसी रहती है, गर्मी रहेगी बहुत तेज और साथ में स्टिकी रहेगी स्किन आपकी, यानी कि आप बहुत फ्रेश फील नहीं करेंगे इस एरिया में। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे एंड दैट टू विदाउट मच वार्निंग। अब दिन भर गर्मी पड़ रही, शाम से क्या बारिश शुरू हो गई, मैं रोज बारिश होना है ही है। और ऐसा नहीं कि पहले से कुछ वार्निंग आ जाएगी कि बहुत थंडर स्टॉर्म्स आने लगे कि हाँ बारिश हो, हम लोग को पता चल जाता नहीं कि आप बारिश का मौसम क्लाउड्स आने लगे तो चलो बारिश होने वाली है, पहले से थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लें। नहीं, वहां पे कब बारिश शुरू हो जाएगी कब चली जाएगी पता नहीं चलता है। The day temperatures are high and with very high humidity। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और साथ में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, यानी कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चिपचिपाहट होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। नाइट में थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो रहा है बट गर्मी में कमी नहीं होती और साथ में ह्यूमिडिटी में भी कमी नहीं आती, यानी कि अगर देखा जाए हेल्थ वाइज बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं इस एरिया में। फॉरेस्ट के हिसाब से है कि बहुत डेंसली होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी और आपको धूप बहुत अच्छी से मिलती है, तो फॉरेस्ट कवर अच्छा हो रहा है, यानी कि प्लांट्स बहुत अच्छे से, ट्रीज और प्लांट्स का ग्रो बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ उन लोग की बढ़ती जाती है। या देखा कहा जाता है कि इस एरिया में अगर देखना चाहें तो आपको फॉरेस्ट का जो बेस है आपका लैंड एरिया वो नहीं दिखाई देगा, इतने ज्यादा घने जंगल होते हैं। चलिए ये तो क्लाइमेट हो गया आपका। अब जरा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ ले, रेन फॉरेस्ट जो है, और उसको देखेंगे भी पिक्चर्स में, ठीक है। एज इट रेन्स हैवली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है तो इसलिए यहाँ पे डेंस कवर होता है आपका फॉरेस्ट का। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। ये बहुत ही ऑब्वियस है, अमेजोन के जो जंगल हुए हैं वो फेमस है इस चीज़ के लिए कि आपको जो सनलाइट है कंटिन्यूसली वहाँ पे दिन भर क्या कहते हैं बहुत गर्मी पड़ती है, सूरज
कंटिन्यूसली बहुत तेज चमकता रहता है, बट इतनी तेज चमकने के बावजूद भी डेंस इतने फॉरेस्ट हैं कि रूट जो है जो ग्राउंड पे तक की उसकी सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, यानी कि इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है, वो ऊपर ही ऊपर तक रह जाते हैं, नीचे तक की जो, इसीलिए ह्यूमिडिटी और नीचे की वजह, नीचे जो है बहुत ही ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह भी बहुत इसी वजह से पाए जाते हैं, क्योंकि धूप तो पहुंचती ही नहीं, सनलाइट पहुंचती ही नहीं, ताकि ड्राई अप हो। वो एरिया क्या, बारिश हो रही कंटिन्यूसली, वहाँ बारिश होती रहती है बट वो सूख नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, इसीलिए डार्क रहता है, हमेशा अंधेरा रहेगा, सनलाइट कंटिन्यूसली उस एरिया में सनलाइट रहती है, ठीक है, बट नीचे की पोर्शन में जो है वहां सनलाइट पहुंच नहीं पाती, इसलिए एकदम डार्क रहता है, डैम्प रहता है, यानी कि गीला ही रहेगा, वो कभी सूख नहीं पाता। बारिश का पानी पहुंच जाता है बट सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर और चेंज ब्रोमेलियड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। ये सब क्या है, ये आपका डेंसली अमेजोन के फॉरेस्ट हैं, और आप इसको बहुत अच्छे से अपने गूगल में भी देख सकते हैं। अमेजोन फॉरेस्ट डालिएगा तो बहुत घने जंगल मिलेंगे, और वैसे ही वहाँ के वाइल्ड लाइफ भी है। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, फौना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बर्ड्स सच एज टोकन्स, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. Commonly जो जनरल जो देखे जाते हैं ना बर्ड्स, इंडिया में जो देखे जाते हैं वो तो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ बहुत ही अलग स्पेशीज दिखाई देते हैं बर्ड्स के। These birds also make loud sounds in the forest. क्यों करते हैं इतना लाउड? क्योंकि इतने घने जंगल होते हैं, उनको आपस में, कई बर्ड्स भी आपस में बात करती है ना, कन्वे करती है मैसेज एक दूसरे को, तो ये लाउडली इतना करते हैं ताकि कन्वे हो पाए, अदरवाइज क्या है, वो वहीं पे आवाज गूंज के रह जाएगी, आगे कन्वे नहीं हो पाएगी, फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएगी, इसीलिए इनकी क्या है, साउंड बहुत तेज होती है इन बर्ड्स की। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टैपर्स आर फाउंड हियर। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स आल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। अब जितने एनिमल्स हैं वो भी क्या है, बहुत ज्यादा वाइल्ड होते हैं, और यहाँ बेसिकली रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, नीचे सनलाइट तो पहुंचती नहीं, तो रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा यहाँ के खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। Crocodiles, snakes, pythons abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. ये सब क्या है, ये इसी एरिया में सुनने में आएंगे। Beside the basin is home to thousands of species of insects. कि नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ सनलाइट पहुंचती नहीं है और हमेशा गीला गीला रहता है, तो इंसेक्ट्स बहुत वहाँ के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं, काट लेना तो उनका जल्दी से इलाज भी नहीं पॉसिबल है, अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला तो सीधे डेथ ही होती है, बहुत ही डेंजरस होते हैं वो। तो इसीलिए उस एरिया में बिना गाइड के या बिना परमिशन के आपको जाना अलाउड नहीं होता है। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पायराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड है। ये जो एरिया है ना अमेजोन का, रिवर का, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा फौना दोनों में ही बहुत रिच है, यानी कि ऐसी स्पेशल जो है यहाँ पे स्पेसीज मिलती हैं जो कि वर्ल्ड के किसी और एरिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या एरिया है, आपका डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, जो कि अपने में ही एक इंडिविजुअल कहा जाए यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एरिया के। तो जितने भी फ्लोरा होंगे और जो फौना होंगे, यानी कि जो प्लांट लाइफ है और जो एनिमल लाइफ है, दोनों ही डिफरेंट है, स्पेसीज ही अलग मिलती है यहाँ पे। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं अमेजोन बेसिन। ब्रोमेलियड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे एनिमल्स और ये स्पेशल कैटेगरीज पाई जाती है, इसलिए इसका स्पेशल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न भी होनी चाहिए बाय हार्ट। सम टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, ट्राई टू वॉच सम ऑफ द फिल्म्स एंड शेयर। क्योंकि हमने भी कहा ना, अपने डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, बहुत अलग अलग से टीवी चैनल्स बना रहे हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती है। इवन आप देखिए तो आपको लगे कि अच्छा ये किस एरिया का, जिन एरियाज को आप पढ़ रहे हैं, जिन रीजन्स को आप पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उनको जरूर देखा करिए, ताकि आप को रिलेट करें कि हाँ आपके टेक्स्ट में ये लिखा है, और साथ में आप विजुअलाइज भी कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा से आपके जो दिमाग में ना एक स्टोर हाउस में हमेशा इम्प्रिंटेड रहेगा वो। आप चलिए देख लिए, वहां पे एनिमल देख लिए हमने, वहां के हमने वाइल्ड फॉरेस्ट लाइफ देख ली, फॉरेस्ट कवर कैसा है, अब वहां पे लोग कैसे रहते हैं, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। ठीक, people grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest। क्योंकि अब उनके कल्टीवेशन करने के लिए क्या है, फॉरेस्ट का थोड़ा कवर उन्होंने क्लियर करा और वहीं पे कल्टीवेशन किया, जो जो उनको क्रॉप्स, जो जो फूड का आइटम्स उनको चाहिए। While men hunt and fish along
द रिवर्स विमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। अब ज़्यादातर से जो मेल है वो क्या करते हैं, वो हंटिंग करते हैं और साथ में फिशिंग करते हैं, यानी कि कैच करते हैं फिश को। और जो क्रॉप की जो फील्ड में जो काम करती है वो कौन करती है, विमेन करती हैं। दे मेनली ग्रो टेपियोको, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। बेसिकली वहाँ पे कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं, Tobacco, pineapple and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. क्योंकि बेसिकली क्या है, हंटिंग भी क्या है, डिपेंड करता है कि एनिमल्स मिलते हैं कि नहीं, और गए फिश को कैच करने के लिए मिले ही नहीं तो क्या करेंगे। तो जो क्रॉप पे जो कल्टीवेशन जो विमेन करती है उसी पे ही बेसिकली उनको डिसाइड करना पड़ता है, यानी कि उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हंट करके कुछ एनिमल ले आए तो भाई वेजिटेबल्स और क्रॉप जो रखी वो बाद में खा लीजिएंगे, पहले हम वो खा लेते हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास फॉरेस्ट्री कवर है। तो अगर उनको कवर अगर कल्टीवेशन करना है फ्रूट का तो ऑब्वियस बात है कि एरिया को क्लियर करेंगे और तभी उस पर क्रॉप का कल्टीवेशन करेंगे। The staple food is manioc, also known as cassava that grows under the ground. Like ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ का जो अमेजोन बेसिन का आपका जो स्टेपल फूड है उसका नाम क्या है, या मैनियोक पूछ लेंगे ये कहाँ का, ये आपका स्टेपल फूड है। ठीक है, ये अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटर ऑन जब आप किसी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में देंगे ना, पार्टिसिपेट करेंगे, तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। जैसे पोटैटो होता है ना, अंडरग्राउंड होता है, कभी देखा है आलू कैसे उगता है, ग्राउंड के अंदर होता है ना, निकाला जाता है, जड़ें होती है उसमें से निकल के आती हैं। तो वैसे ही कसावा का भी क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स, ये भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोको और ऑल्सो ग्रोन। अब क्या है, कैश क्रॉप भी इसमें है, यहाँ पे उगाई जाती हैं, क्योंकि अब क्या कल्टीवेशन, अब ये भी जो है कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं लोग, तो इसलिए कॉफी है, मेज है, कोको है, ये सब भी कल्टीवेशन करते हैं कैश क्रॉप का। स्लैश एंड बर्न क्या है ये देख लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, पता होगा बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, बट इन शॉर्ट देख लेते हैं। स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेज, यानी कि क्लियर किया फार्मर्स ने और वहां पे अब अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं। दीज आर देन बर्न which release the nutrients into the soil। बर्न जब कर दिया, कट कर दिया, फिर बर्न कर दिया और जाकर सॉइल में मिल गई, इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं। और इससे क्या हुआ, सॉइल की क्या हुई, न्यूट्रिशन इसकी बढ़ गई। Now crops are grown in this cleared field for a few years। तक कि उसमें करा जब तक कि लगा कि यहाँ फर्टाइल लैंड है, तब तक इसमें क्रॉप का कल्टीवेशन किया। जब लगा कि नहीं आपका फर्टाइल नहीं है, इतनी फर्टिलिटी इसकी अच्छी नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ, आगे का एरिया कवर क्लियर किया, फिर उसे बंद करे, फिर वहाँ पे क्रॉप का कल्टीवेशन किया। तो ये क्या है, ये करते रहते हैं। फिर जब वापस आए तब क्या, तब तक कि ये एरिया जो है, क्योंकि ये एरिया क्या है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, तो ये ईजिली फिर से क्या है, फिर से यहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ हो जाती है। After repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients, so it is abandoned. Then they clear another plot of land to plant. In the meantime, young trees grow in the old field. In this way, soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. ठीक है, अभी बताया ना, सेम चीज़ है, आगे बढ़ गई जब तक कि पीछे वाली फील्ड क्या हुई, फिर से उसमें प्लांट्स लगने लगे, फिर से उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाएगी। तो फिर अगर थोड़े दिन बाद, थोड़े सालों बाद फिर आकर के फिर उसी लैंड पे फिर उसको यूज़ कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्लैश एंड बर्न है। स्लैश एंड बर्न भी पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। और आपको जो कह रहे हैं ना एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चंस हैं, मैन्योक है, कसावा है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए क्या होती हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, किस एरिया की बात कर रहे हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज। Some families live in thatched houses shaped like beehives। तो कुछ रेन फॉरेस्ट में भी क्या अलग अलग लोग, जो रेन फॉरेस्ट में क्या अलग अलग लोग कम्युनिटी क्या है अलग अलग तरीके के हाउसेस बनाते हैं। कुछ थैश के बनाते हैं, जैसे कि भूसे का बनाते हैं, नहीं थैश का बनाया जाता है, उसमें जाके रहते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका विथ a steeply slanting roof। क्यों होता है steeply slanting? रेनी एरियाज में है, कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, स्लांटिंग होता है, बारिश होती है, स्लिप कर जाती है, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी मलोका भी बनाते हैं स्लांटिंग रूफ के साथ। Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river। पहले क्या थे, सिर्फ जैसे रिवर को नेविगेट करके ही आप वो फॉरेस्ट को कवर कर सकते थे पहले डेज में। बट क्या 1970s the Trans Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible। फिर 1970s में ट्रांस अमेजोन हाईवे बन गया, जिसकी वजह से जो है रेन फॉरेस्ट का जितना भी एरिया अमेजोन का वो सब एक्सेसिबल हो गया, लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। हेलीकॉप्टर यूज किया जा रहा है, एरोप्लेन्स यूज किया जा रहा है, ताकि एयरक्राफ्ट यूज किया जा रहा है ताकि हर एरिया को एसेस कर सके। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in a new areas where they continued to practice their distinctive way of farming। अब जहाँ जो पर्टिकुलर उसी एरिया के रहने वाले लोग थे उनसे कहा गया कि दूसरी जगह से आके सेट हो जाइए और जाकर के अपनी लाइफ नए तरीके से गुजारिए। बट स्टिल क्योंकि उनको क्या है, वही लाइफ आप वही जानते हैं कि कैसे रहा जाता है, कैसे फार्मिंग करी जाती है, तो जिस एरिया में भी जाते हैं फार्मिंग का वही अपनाते हैं तरीका। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेज़न बेसिन। क्योंकि अब क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, तो अब जो ये रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो भी क्या है, वो भी कट डाउन हो रहा है। वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि फ्लोरा और फौना जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा उन पर भी असर पड़ रहा है। अब बेसिकली ये माना जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट का है वो एनुअली क्या है, उसका कवरेज जो है रेन फॉरेस्ट का वो कम होता जा रहा है। You can see this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest runs into the barren landscape. You can आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट एरिया कट करके प्लेन किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जितना भी रेन फॉरेस्ट, जितनी भी, क्योंकि इस एरिया में बारिश होनी है कंटिन्यूसली, तो जो ट्रीज थी, जो फ्लोरा था, जो ट्रीज का कवर था, डेंस फ्लोरा था, वो रोके रहता था, सॉइल का कवर आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता था। बट अब कंटिन्यूसली यहाँ का क्या एरिया आपका जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कट डाउन हो रहा है, यानी कि सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। बारिश जब होती है तो सॉइल पूरा क्या हुआ, पूरा का सॉइल का इरोजन होता जा रहा है। जब सॉइल का इरोजन होगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ की फर्टिलिटी में भी फर्क पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट सीन था आपका कि जो अमेज़न बेसिन के कैसे फ्लोरा है, क्या फौना है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।